साथियों, यदि आपने लोन लिए हैं, यदि आपने मल्टीपल लोन लिए हैं, आपके लोन 2, 4, 5, 10, 5, 25 लोन हो चुके हैं और आपके ऊपर ईएमआई का बोझ इतना बढ़ गया है कि आप उनका चुकारा ही नहीं कर पा रहे और आपको कोई रास्ता भी सूझ नहीं रहा है। आप आए दिन YouTube पर वीडियो सुन सुनकर आप फोन लगाते रहते हैं किसी एक को, दूसरे को। तो आज हम एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसीलिए यह कहूंगा कि यदि आप लोन के दलदल में फंसे हैं, आपके मन में कोई गलत विचार आ रहे हैं, आप अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देना चाहते हैं, तो ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाएं। क्योंकि लगातार हमारे द्वारा जब वीडियो पोस्ट किए जाते हैं तो कई लोगों द्वारा इस तरह हताश होकर फोन कर दिए जाते हैं कि जैसे वो अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हो। हमारे द्वारा कोशिश की जाती है उनको उत्साहित करने की और उनको ये बात समझाने की कि यदि आपने लोन डिफॉल्ट किया है तो यह कोई क्राइम नहीं है, यह सिविल डिफॉल्ट है। लोन जो आपने लिया है, यदि आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, यदि आपका इंटेंशन धोखाधड़ी करने का नहीं है, तो आपको तनाव लेने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब इंसान लोन लेता है तो वह पूरी कोशिश करता है कि वह लोन को समय पर चुकाए, वह डिफॉल्टर न बने, उसकी सिविल रिपोर्ट अच्छी बनी रहे और उसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर हो, ताकि उसे और बैंकों से लोन मिलता रहे। तो आज हम उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो आपके मन में लाई हुई निराशा को खत्म कर देगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि इन 3 महीनों के अंदर करीब 5 से 7 लोग हमारे ऑफिस आए और इस परिस्थिति में आए कि वह आत्महत्या तक का ख्याल अपने मन में ला चुके थे। लेकिन जब उन्होंने हमारे साथ मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद जब बारीकी से हर चीज को समझा, सुना, परखा, तो एक नए उत्साह के साथ उठकर गए कि अब मैं लड़ूंगा, फाइट करूंगा, अपने बिजनेस, अपने नियोजन में इस तरीके से परफेक्ट बनूंगा कि सारी परिस्थितियों से अब मैं बाहर निकल जाऊंगा। इसीलिए साथियों, मैं एक बात कह रहा हूं कि आज का वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आपका कोई साथी भी लोन के दलदल में फंस चुका है ना, और उसके दिमाग में यदि कोई गलत विचार आ रहे हैं, तो हमारा आपको ये सजेशन रहेगा कि यह वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें। और लोन से रिलेटेड और भी कई वीडियो हमने इसी चैनल पर पोस्ट कर रखे हैं, जिसे आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर नहीं होता है, इसीलिए मेरी सजेशन ये रहेगा कि आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि लोन कभी भी 2 प्रकार के होते हैं। कई लोग कहते हैं कि कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, होम लोन। आपको इस सारी चीजों के अंदर आना ही नहीं है। आपको यह समझना है कि लोन 2 प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर्ड, एक अनसिक्योर्ड। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले यह देखना है कि आपके सिक्योर्ड लोन कितने हैं और आपके अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं। अनसिक्योर्ड लोन में क्या कार्रवाई हो सकती है और सिक्योर्ड लोन में क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहां पर मैं एक बात कहूंगा कि यदि आप सक्षम हैं किस्त चुकाने के अंदर अपनी सेल्फ अर्निंग से, तो आप लोन जरूर चुकाएं, क्योंकि लिया है तो आपको देना है। लेकिन किन्हीं विशिष्ट हालातों के चलते, आर्थिक परिस्थितियों के चलते, विषम माहौल के चलते यदि आप किस्त अदायगी की चूक करते जा रहे हैं, तो फिर आपको अपने मन में गलत विचार नहीं लाना चाहिए जो कि सौरभ बब्बर लाए और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन समाप्त कर दिया। ये कोई हल नहीं है, क्योंकि उसके बावजूद भी लोग उनके घर जा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं।
यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये देख लीजिए कि आपका सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है। तो आपको ये चाहिए कि सबसे पहले आप एक डायरी मेंटेन करें, जिस डायरी के अंदर आपने जिस भी एनबीएफसी कंपनी या बैंक से लोन लिया है, चाहे वो ऑफलाइन लोन लिया है, ऑनलाइन लोन लिया है, आपको किसी भी सलाहकार से मिलने से पहले आपको कौन सी बैंक से लोन लिया है, कौन सी ब्रांच से लोन लिया है, उसका एड्रेस क्या है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस कौन सा है और उसका कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस कौन सा है, ये नोट कीजिए। इसके बाद आपका लोन अकाउंट नंबर, आपका लोन टाइप, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, जो भी हो आप लिखिए। लोन आपने किस डेट को लिया, किस परसेंटेज पर आपने लोन लिया, लोन अकाउंट नंबर क्या है, कितनी ईएमआई है, कितनी ईएमआई आप पेड कर चुके हो, कितनी ईएमआई डिफॉल्ट कर चुके हो, लोन आपका कब समाप्त हो रहा है, इन सारी चीजों का एक चार्ट आपके पास बना होना चाहिए। यदि आपने जो लोन लिया है अगर वह एक से ज्यादा लोन है तो। अब इसमें यदि क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड कौन सी बैंक ने जारी किया, कौन सी ब्रांच ने जारी किया, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर, उसका यूजेस कितना है, कितना ओवरड्यू आ रहा है, एंड उसकी ड्यू डेट क्या है, ये चीज आप नोट कीजिए। कंप्लीटली एक रिकॉर्ड बना के रखिए। सबसे पहले ये कहूंगा कि आपने यदि कोई लोन लिया है तो आपको समय रहते बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन का सैंक्शन लेटर लेना चाहिए और समय समय पर लोन का स्टेटमेंट भी लेना चाहिए। यदि आप चाहें तो लोन से संबंधित संपूर्ण पत्रावली, यानी कि लोन एप्लीकेशन फॉर्म, आपका लोन एग्रीमेंट, आपने कौन से पीडीसी चेक्स दिए हैं, आपने उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उस लोन का सैंक्शन लेटर, उसका जो रीशेड्यूल पेमेंट का तरीका होता है वो, एफआई प्रोसेस, वैल्यूएशन रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट, यानी कि उस लोन से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वह आपको पहले ही ले लेने चाहिए, यदि आपका किसी कंपनी से विवाद चले या नहीं चले, क्योंकि भविष्य किसने देखा है ये कोई नहीं जानता है। और सबसे बड़ी बात, हम आपको एक सजेशन भी देंगे, यदि आपका लोन चल रहा है, आप लोन डिफॉल्ट नहीं हुए हैं, आप नया लोन ले रहे हैं, तो आप अपने लोन का इंश्योरेंस जरूर कराएं। रीजन ये होता है कि यदि कभी लोन लेने वाले व्यक्ति के साथ कोई घटना, दुर्घटना, कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको लोन का 1 रुपया भी भरने की जरूरत नहीं होगी। व्यक्ति की जो उसकी जो मृत्यु की दिनांक है उस दिनांक के बाद में, उसके बाद ना आपको ईएमआई भरनी है, ना आपको कोई ब्याज भरना है, न कोई पेनल्टी जमा करानी है। इसीलिए यदि कोई भी लोन ले रहा हो, चाहे वो प्राइवेट लोन हो, सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, आप लोन का इंश्योरेंस जरूर कराएं। यहां पर आपको ये बात भी ध्यान रखनी जरूरी है कि जब तक आप लोन की ईएमआई की समय पर अदायगी करेंगे, आपका सिविल रिपोर्ट अच्छा बना रहेगा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा बना रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस सिविल रिकॉर्ड को अच्छा रखने के लिए आप एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन, तीसरे लोन को चुकाने के लिए चौथा लोन, और यूं करते करते आप मल्टीपल लोन के जाल में उलझ जाओ। यह गलत है। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके पास कोई संपत्ति है और आप उसको बेचकर अपने लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साथियों, मैं एक बात कहूंगा, कई लोग बिना वीडियो पूरा सुने हमें फोन कर देते हैं और सजेशन मांगना शुरू कर देते हैं। अरे वीडियो तो सुनिए आप, हमारे हर वीडियो के अंदर जानकारी दी हुई है, आपको कभी भी कॉल बुक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आज का वीडियो इसी चीज के लिए बन रहा है। तो साथियों, अब आपने डॉक्यूमेंट ले लिए, लोन कौन सा है आपको मालूम पड़ गया, सारी डिटेल हो गई। अगर आप रेगुलराइज हैं, आप लगातार लोन की ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं और आपको ये लग चुका है कि अब आपके लिए मुश्किल है कि आप लोन को नहीं भर पा सकते हो, तो साथियों आपके लिए लोन मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। आप लोन को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं,
आप लोन की ईएमआई को कम करवाकर अपना टेनर भी बढ़ा सकते हैं। आप दूसरी बैंक से लोन लेकर भी उस लोन का चुकारा कर सकते हैं और आप लोन का सेटलमेंट भी कर सकते हैं, जिसके लिए अलग अलग परिस्थितियां और अलग अलग माहौल होते हैं, जिनकी जानकारियां हमारे द्वारा इस चैनल पर दी हुई है। लेकिन होता क्या है, जब व्यक्ति लोन डिफॉल्ट हो जाता है ना, उसको लगातार इतने रिकवरी के फोन आते हैं, रिकवरी एजेंट इतना हैरान, परेशान और प्रताड़ित करते हैं कि व्यक्ति मरने की स्थिति में आ जाता है। वह डरता है, वह अपने घर परिवार, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों को कह भी नहीं पाता है, और सिर्फ इसी चीज के लिए वह दूसरा लोन लेकर पहले लोन में जमा कराता है। तो एक बात ध्यान रखिए, आज नहीं तो कल ये परिस्थितियां आएगी कि आपके लोन के कुचक्र में फंसने की कहानी आपके परिवार को भी मालूम पड़ेगी, आपके पड़ोसियों को भी मालूम पड़ेगी, आपके समाज को भी मालूम पड़ेगी। चार लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह सोचकर खुद को दुखी मत करो, खुद को कोई गलत डिसीजन मत लो, क्योंकि यदि आप ही नहीं रहे तो आपके परिवार को संभालने के लिए कौन रहेगा। क्योंकि अगर आपने लोन डिफॉल्ट भी कर दिया ना, कोई आपको फांसी नहीं चढ़ा सकता है, कोई आपको 7 साल के लिए जेल नहीं भेज सकता है। क्योंकि कई लोग हमें फोन करके कहते हैं कि सर, हमें पुलिस वालों का फोन आया था कि तुम्हारी एफआईआर दर्ज हो गई है, वकील साहब का फोन आया था, मैंने केस फाइल कर दिया है, क्या हो जाएगा। कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। लोन की वसूली करने के लिए कोई वकील या पुलिस फोन नहीं करता है। जो फोन करे वो फर्जी होते हैं, कंपनी के बंदे फोन करते हैं और वकीलों के नाम को बदनाम करते हैं। वकील का काम लीगल नोटिस देना होता है, वकील का काम कोर्ट में केस करना होता है, लोगों को किस्त के लिए फोन करना नहीं होता है। वह कुल मिलाकर दल्ले कहे जा सकते हैं। इसीलिए यदि किसी फर्जी पुलिस के नाम से, क्राइम ब्रांच के नाम से, वकील के नाम से फोन आए तो आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है। उनसे कैसे बात करनी है उसकी डिटेल भी हमारे चैनल पर हमने पोस्ट की हुई है। अब बात करते हैं कि कई बार रिकवरी एजेंट आते हैं, बदसलूकी करते हैं और धमकाते हैं। साथियों, एक बात ध्यान रखिए, आपके घर में एक ऐसा हथियार है ना, कोई आपके घर पे आ नहीं सकता है। और वो हथियार कौन सा है? तलवार नहीं, बंदूक नहीं, लठ नहीं, आपके हाथ में है मोबाइल फोन। यदि कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके आपको हैरान, परेशान, प्रताड़ित और गाली गलौज करता है ना, आप सीधा सा कैमरा उठाओ, उसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दो, उसके चेहरे की रंगत उतर जाएगी। जो व्यक्ति आपके रिकवरी एजेंट बन के घर पे आया है ना, उसके डीआरए का लाइसेंस, आपके घर का विजिट इंस्पेक्शन, जो विजिट पावर होता है, जो विजिटिंग लेटर होता है, उसको भी देखने का आपका अधिकार है। साथ ही आप उस व्यक्ति से चाहो तो मिलो, चाहो तो नहीं मिलो। वो फोन करे, आपका फोन है, आपकी मर्जी, आप उठाओ नहीं उठाओ आप पर डिपेंड करता है। मत उठाइए किसी के फोन, उठाना चाहो तो बोल दो खुला। अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि हमारे पास पैसा तो होता नहीं है, बंदा किस्त लेने आ गया, अब अपन कहे क्या, तो सर 2 दिन में दे दूंगा, 4 दिन में दे दूंगा, वो डायरी में नोट करके जाता है। क्यों? क्योंकि रिकवरी एजेंट को एक बड़ा कमीशन मिलता है लोन की वसूली पे। अगर आपके पास नहीं है, आप खुला ना कह सकते हो पैसा नहीं है भाई, तुमको जो कानूनी कार्रवाई करनी है करो। साथियों, एक बात ये भी ध्यान रख लेना, कोई भी कानूनी कार्रवाई करेंगे आपको इतना वक्त मिल जाएगा, उस वक्त के दौरान आप कुछ न कुछ सेटलमेंट कर सकते हो। इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कोई पुलिस उठा के आपको ले जाने वाली नहीं है। और कोई ऐसा कहता है ना तो फर्जी पुलिस वाला है, फोन पे जो मर्जी हो सुना देना। क्योंकि अगर आपने फर्जीवाड़े से लोन नहीं लिया है ना, तो आपको पुलिस फोन करने वाला फर्जी है और कोई वकील आपको फोन करके बात नहीं कर सकता है। दूसरी बात साथियों, आपको ये ध्यान रखनी है कि कई लोगों के क्या होता है कि ऑफलाइन लोन लेते हैं, ऑनलाइन लोन लेते हैं, वो अपने चेक्स देते हैं ऑफलाइन लोन के अंदर, और ऑनलाइन लोन के अंदर वो ऑटो डेबिट परमिशन देते हैं। अब ऑटो डेबिट परमिशन में क्या हुआ, यदि आपकी ईसीएस बाउंस हुई तो आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस फाइल कर देते हैं। आप रहने वाले तो उदयपुर के और केस फाइल हुआ कहाँ? कलकत्ता में। सेक्शन 25 के मुकदमे को भी घर बैठकर निपटाने का तरीका मौजूद है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आप किसी भी नियरेस्ट एडवोकेट के पास जाकर या कॉल बुक कर हमसे भी कंसल्ट प्राप्त कर सकते हैं कि सेक्शन 25 का मुकदमा हुआ है तो उसका निपटारा कैसे किया जाए। कोई जरूरी नहीं है
और दूसरी बात, यदि आप उस जगह चले भी जाओगे ना, चाहे 138 का मुकदमा हो या फिर सेक्शन 25 का मुकदमा हो, ये कंप्लेंट केस है जहां हाथों हाथ आपको बेल की सुविधा मिल जाती है। लेकिन जैसे ही सेक्शन 25 का नोटिस आता है ना, तो आपको सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा अपने घर पर लगातार नोटिस आते रहते हैं, बैंक के, वकील के, कोर्ट के, पर हम गौर करते ही नहीं है। आपको प्रत्येक नोटिस संभाल के रखना चाहिए और अपने नजदीकी एडवोकेट से या ऑनलाइन जिस एडवोकेट के कंसल्ट में है, आपको वो नोटिस उनसे पढ़वाना चाहिए और उस मैटर में आगे क्या होगा इसकी जानकारी आपको लेनी चाहिए। क्योंकि नोटिस आया है ना, तो हो सकता है आपको रिप्लाई भी देना पड़े, तो ये गलती तो आप बिल्कुल भी नहीं करें। दूसरा साथियों ये होता है कि एक आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होती है, यानी कि कंपनी जो मर्जी हो उसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देती है। आपकी कोई सहमति नहीं है, आपके घर पे लेटर आ गया, आपने जवाब दिया नहीं, ना आप आर्बिट्रेशन की कार्रवाई में गए, क्योंकि आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होगी जहां आप रहते हो वहां नहीं, आपसे 300, 500, 1000 किलोमीटर दूर। भारत बहुत बड़ा देश है। अब आर्बिट्रेशन की मैटर में जैसे ही नोटिस आए ना, आर्बिट्रेशन से आप सहमत ही नहीं हो, क्योंकि वह आर्बिट्रेटर कंपनी द्वारा अपॉइंट किया गया, आपको उससे इंसाफ मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आप आर्बिट्रेटर को इग्नोर कर सकते हो। ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेटर यदि कोई कार्रवाई करता भी है ना, तो आपने कई जजमेंट है जहां देखा होगा आपने कि ऐसे आर्बिट्रेटरों की कार्रवाई का जो इजराय लगती है उनको सिरे से खारिज कर दिया गया है कई न्यायालय द्वारा, और ऐसे कई जजमेंट है जो आपको समय समय पर हम बताते हैं। इसके साथ ही रिकवरी एजेंट से घर पे आके गाली गलौज धमकी करते हैं ना, तो उस समय आपको डरना नहीं है, आपको उनका सामना करना है। सामना करने का मतलब ये नहीं घर में से लट निकाला और मार दिया, आप उनकी शूटिंग करो, क्या अभद्र बोल रहे हैं, और यदि जरा भी अभद्र भाषा में बोलते हैं और बिना परमिशन के आपके घर में घुसते हैं ना, अब कुछ चीजें तो कही नहीं जाती है, यूट्यूब पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वैसी चीज करके आप केवल 100 नंबर पे या 112 नंबर जो आपके पुलिस का नंबर है उस पर कॉल लगा लो कि कोई असामाजिक तत्व मेरे घर में घुसाए हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ी आएगी, उठा के ले जाएगी। और यदि मल्टीपल लोन के चक्कर में आप फंस गए हैं, धमकियां मिल रही है, तो ऐसे मैटर में आप किसी अच्छे एडवोकेट से परामर्श करके आप कंपनी आप पर कोई कार्रवाई करे ना, उससे पहले आप कंपनी को एक लीगल नोटिस निवेदन पत्र के रूप में आप दे सकते हैं। आप उसमें तमाम उन हालातों का जिक्र कर सकते हैं कि किन हालातों के चलते आप किस्त नहीं भर सकते हैं, आपको कितने समय का मॉरेटोरियम चाहिए, लोन रिस्ट्रक्चर चाहिए, या फिर कौन सी दूसरी फैसिलिटीज चाहिए, वह नोटिस आप भेज सकते हैं। जब भी आप किसी एडवोकेट के माध्यम से कोई नोटिस भेजते हैं ना, तो नोटिस भेजने पर नोटिस की कॉपी, उसकी डाक रसीद और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट आपके पास मौजूद होती है, जो प्रमाण है कि आपने कंपनी को लेटर भेज दिया। आपने जब कंपनी को लेटर भेज दिया ना, तो कोई रिकवरी बंदा आएगा तो बोल सकते हो कि आपकी कंपनी को मैंने नोटिस भेज दिया, उसका जवाब आएगा तब बात करेंगे। अब मान लीजिए कंपनी नोटिस का जवाब दे दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो भी ठीक है, नहीं आया तो आप उनको कह सकते हो कि आपकी कंपनी को मैंने नोटिस दिया हुआ, उसका जवाब आएगा तब बात करेंगे। अब मान लीजिए उन्होंने नोटिस का जवाब दे दिया, तो आप भी उस नोटिस का जवाब दे सकते हो। इसके लिए आपको एक अच्छे एडवोकेट को, जो कि फाइनेंशियल मैटर में एक अच्छी पकड़ रखता है, उनसे आप जानकारी ले सकते हो। क्योंकि आप यदि एक बड़े लोन के चक्रों में उलझ गए हो, तो अपने नजदीकी एडवोकेट की सहायता लेकर 5, 10, 20 हजार रुपया खर्च करके आप एक लंबे समय का रिलैक्सेशन प्राप्त कर सकते हो। अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में आप एक बात मैं आपको पहले कह दूं, वो ध्यान से सुनिए, कि जब आप मल्टीपल लोन के चक्कर में उलझ चुके हो ना, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरा सिविल रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, मैं भविष्य में और लोन लूंगा। अरे भाड़ में गया लोन, इसी लोन को लेने के चक्कर में ही तो आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अभी भी लोन लेना चाहते हो, तो इस चीज को आपको सोचना ही नहीं है। हाँ, जहां पर यदि आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, आपको सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है, वहां आपको तुरंत एक एक्सपर्ट एडवोकेट, एडीआरटी एडवोकेट से कांटेक्ट करना चाहिए। वहां पर आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह आपका सिक्योर्ड लोन है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वह आपके हाथ से जा सकती है, लेकिन वह भी ऐसे ही नहीं चली जाएगी, उसके लिए भी प्रोटेस्ट का जो अधिकार है वह आपका सुरक्षित है। साथियों, लोन डिफॉल्ट होने पर बैंक क्या कर सकता है? क्या आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकता है? अभी मुझे हमारे एक दर्शक ने एक फाइनेंशियल कंपनी का एक नोटिस भेजा, बड़ी हंसी आई मुझे।
हंसी आई उस एनबीएफसी कंपनी की बुद्धि पर और उससे ज्यादा उनके उन लीगल फर्म पर जिन्होंने कि वो नोटिस भेजा। योग से वो क्लाइंट हमारे उदयपुर का है और उसने वकील साहब के नाम से, मतलब लीगल फर्म के नाम से डायरेक्ट एसपी को लेटर भेजा कि इस व्यक्ति ने हमारी कंपनी से लोन लिया है, इसने हमारी कंपनी के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, इसने फ्रॉड काम किया है, इसके खिलाफ 420, 406, 464, 467 जो मन में धाराएं आई लिख दी, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अरे भाई, नींद से जागो एनबीएफसी कंपनी वालों, और अपने लीगल एडवाइजर है ना, थोड़ी उनको ही बुद्धि दे दिया करो। कानून बदल चुके हैं, अब 420 की धारा, अब आईपीसी के तहत आप कैसे नोटिस भेजते हैं। लेकिन गांव के लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं है, वह किसी लीगल व्यक्ति के पास जाएंगे नहीं, और कोई एडवोकेट ही होगा जो उनको अच्छा गाइड कर पाएगा, लेकिन एडवोकेट का सजेशन वो लेते नहीं है। और दूसरी बात तो देखिए आप कि उसी नोटिस के नीचे लिख रहे हैं वो कि आप हमारे इन मैनेजर से बात कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। अरे भाई, यहाँ पर जिन व्यक्तियों के साथ बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं ना, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती, उन आरोपियों के ऊपर। तुम्हारी लोन की रिकवरी के लिए क्या पुलिस अपॉइंट कर रखी है? क्या पुलिस रिकवरी एजेंट है जो लोन रिकवरी का काम करेगी? लोन यदि डिफॉल्ट हुआ है तो यह केवल और केवल एक सिविल डिफॉल्ट मैटर है, जिसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर चेक है तो 138 एनआई एक्ट, अगर ईसीएस बाउंस है तो सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट। रिकवरी का सूट फाइल करते नहीं है क्योंकि उस पर कोर्ट फीस लगती है। और अगर रिकवरी का सूट या आर्बिट्रेशन का कोई अवार्ड ले भी लिया तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तो लोकल कोर्ट में ही आना पड़ेगा ना। इसीलिए साथियों, यदि आपके ऊपर लोन डिफॉल्ट हो चुका है, आप लोन के दलदल में फंस चुके हैं ना, तो अपने जीवन को समाप्त करने का मत सोचो। आप किसी अच्छे एडवोकेट से कंसल्ट करो जो आपको नेक राय दे सके। अपनी जिंदगी में मानसिक प्रताड़नाओं का जहर न घोले, परिवार से हंस खेल कर बात करें और परिवार को बता दो मैं इस चक्कर में फंस चुका हूं। लोग घर पे आएंगे, खुला कहना मैंने लोन लिया नहीं है, वो यहां पे निकलो आउट, मतलब इस तरीके से बात करेंगे ना आपके घर वाले, दूसरी बार रिकवरी एजेंट आपके घर पे नहीं आएगा, झाड़ू लेके निकल जाए। ये बात अलग है, रिकवरी एजेंट यदि सभ्यता से बात करते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर वो तू ता पे आते हैं ना, तो आपकी फैमिली वालों को कहो झाड़ू निकालना सीख जाओ क्या, और अपने पड़ोसियों को भी कह दो कि भाई नहीं भर पा रहा हूं, मेरी स्थिति खराब है, आएंगे तो अब यही बात करेंगे और इसी तरीके से निपटेंगे। क्योंकि डरोगे ना तो डराया जाएगा, और लड़ोगे ना तो लोग भागते नजर आएंगे। इसीलिए आपको ये कह रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। कोई 7 साल की जेल नहीं होती है, कोई आजीवन कारावास नहीं होता है, ट्रायल चलती है और ट्रायल में आप अपना पक्ष रख सकते हो। और बैंक भी, एनबीएफसी कंपनी भी आपके कोई दुश्मन नहीं है, उनको तो ये न केन प्रकार साम दाम दंड भेद, उनको अपने पैसे से मतलब है। और यदि आपका पैसा एक लंबे समय तक यदि डिफॉल्ट रह गया और कंपनी के पास कोई आपकी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो आपने सिक्योर्ड, जो उनके पास रखी है मॉर्गेज, कि वो उससे पैसा रिकवर कर पाए, तो उनको आज नहीं तो कल सेटलमेंट करना है। हमारे अभी करंट की बात कहूं, एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले रखा था, सजेशन में था, संपर्क कर रहा था, तरीके से उसने रिकवरी एजेंट को निपटा। आखिर बैंक ने भी सोचा भाई अब इस मामले की रिकवरी करते हैं, बंदे पास है क्या, वसूल कर लेंगे। तो हुआ क्या, 5 लाख के लोन का सेटलमेंट 60,000 रुपए में हुआ। 60,000 रुपया लिया, लोन खत्म। लेकिन इसके लिए आपको कुछ अच्छी कानूनी जानकारियां लेना जरूरी है। और कोई भी वकील हो, आप या लीगल काउंसलर हो, आपको अच्छी एडवाइस तभी दे पाएगा जब वह आपसे लंबी चर्चा करेगा, जब आपकी सारी परिस्थिति को सुनेगा, आपके नोटिस देखेगा, तभी वो आपके सजेशन। आप तो सीधा सा फोन करके कहते हो सर मेरे 3 लोन है, मैं भर नहीं पा रहा हूं। अरे भाई, उन 3 लोनों के पीछे कहानी क्या है, एक लंबी कहानी है। उसके लिए आप किसी भी एडवोकेट से बात करेंगे तो कंसल्टेशन फीस तो आपको उनको पे करनी पड़ेगी, तभी वो आपकी बात सुनकर एक जेन्युइन सजेशन दे पाएंगे। और एक जेन्युइन सजेशन आपको हजारों मुसीबतों से बाहर निकालता है, आपको ये भी समझना चाहिए। यदि आप किसी ऑनलाइन एडवोकेट से भी आप यदि परामर्श करते हैं तो उनकी फीस पे करके आप उनसे भी बात कर सकते हैं, उनके समयानुसार। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा
लोन कोई भी हो, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, यदि आप डिफॉल्ट हो गए हैं, आप नहीं भर पा रहे हैं और अभी तक यदि आप रेगुलर हैं, तो आप अपने लोन का रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं, लोन मॉरेटोरियम करवा सकते हैं, आप ईएमआई को कम भी करवा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि आप भर ही नहीं पा रहे हो ना, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई फांसी नहीं चढ़ा सकता। नहीं है तो नहीं है, जा क्या कर लेगा, कानूनी कार्रवाई कर, तब तक मैं मेहनत करके पैसा इकट्ठा करूंगा, सेटलमेंट करा दूंगा, 100 रुपए के 25 रुपए भर दूंगा। फर्स्ट जो अनसिक्योर्ड लोन है उस मैटर में बात कर रहा हूं। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, यदि घर में लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई ना, तो ऐसी स्थिति में उसके डेथ सर्टिफिकेट पे जो डेट है उसके बाद कोई आपके ऊपर ब्याज नहीं चढ़ रहा है, कोई उसके ऊपर पेनल्टीज नहीं चढ़ रही है, उन मैटर को आप निपटा सकते हो। दूसरा यदि कि लोन का इंश्योरेंस है कि नहीं है, ये जानना जरूरी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि लोन आपके घर में किसी ने भी ले रखा है, आप आज ही अपनी एनबीएफसी कंपनी या बैंक से लोन के टोटल डॉक्यूमेंट लो। भाई मुझे मेरी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, मेरे पास पड़ी है घर में, कल मुझे कुछ हो गया तो ये चीज आपको रखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि यदि आपके पिताजी ने लोन लिया है तो उसको चुकाने के लिए बेटे उत्तरदायी नहीं है। पर्सनल लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, सिक्योर्ड लोन में तो मानते हैं कि प्रॉपर्टी जाएगी, तो बच्चों को सोचना ही है। लेकिन यदि आपके पिताजी ने लोन लिया है तो बच्चे उनकी बातें सुनने के लिए बाध्य नहीं है, पत्नी जिम्मेदार नहीं है। पत्नी ने लोन लिया, पति जिम्मेदार नहीं है, जिसने जो लोन लिया वो जिम्मेदार है। यानी कि कोई भी रिकवरी एजेंट आपके खिलाफ, यदि आपने लोन नहीं लिया है, आप उनके घर के परिवार के मेंबर हैं, तो आपसे भी दबाव में बात नहीं की जा सकती है और न ही आपसे वसूली की जा सकती है। साथियों, वैसे तो लोन के मैटर में जितना भी बोले कम है। मैं यही कहूंगा कि ढेरों वीडियो हमारे इस चैनल पर बने हुए हैं, जहां पर हमने एक से बढ़कर एक डिटेल जानकारी आपको देने की हमेशा कोशिश की है। आपको ये वीडियो पूरा सुनना जरूरी था, और अब यदि कोई बात रह गई है ना, तो चैनल पर चले जाइए। यदि आपकी कोई भी समस्या है, उनका समाधान इसी चैनल पर मौजूद है। लेकिन आप डायरेक्ट फोन ना करें। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, कॉल बुक करना चाहते हैं, तो हमारी भी व्यवस्था रहती है। फाइलों में काम करना होता है तो बिना कॉल बुक किए बात नहीं हो पाती है, कि किसी भी मैटर में सजेशन देने के लिए पूरी प्रक्रिया को जानना जरूरी होता है। इसलिए बिना कॉल बुक हुए बात नहीं हो पाती है। और यदि आप कॉल बुक करना चाहते हैं तो जो ऊपर मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है, वहां पे कॉल बुक लिखकर आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा, आपके कॉल बुक करने का मैसेज आपको आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम कहेंगे, आपको कोई कॉल बुक करने की जरूरत नहीं है। आप चैनल पर विजिट कीजिए, सारे वीडियो, सारी इंफॉर्मेशन पोस्ट है। और एक मिथक चल रहा है, कर्जा माफ, लोन माफ हो जाएगा। तो साथियों, इस भ्रम से भी दूर रहो। ये लोन माफ हो जाएगा, बैंकों ने, एनबीएफसी कंपनी ने जो आपको पैसा दिया ना, वही पब्लिक का पैसा है। आपसे लोन लेकर उससे वो एक शेड्यूल में चला जाता है, आपसे लोन लेकर तीसरे को दिया जाता है। तो इस प्रकार से उनकी भी एक ट्रायल, एक गणित है, उस गणित को मत बिगाड़िए। लोन भरने में सक्षम है तो लोन भरिए, लेकिन मल्टीपल लोन है, डिफॉल्ट हो चुके हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे एडवोकेट से मिलो या ऑनलाइन एडवोकेट से कंसल्टेशन करो, आपके सारी मुसीबतों की जड़ें समाप्त हो जाएगी। साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और सोशल मीडिया, तीनों पर एक ही नाम से अकाउंट है। आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। कोई सवाल हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, उसका जवाब आगामी वीडियो में हमारे द्वारा दिया जाएगा। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।